सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ने चल रहे हैं पाठ 1 के भाग 2 को। कुछ टॉपिक्स को हमने भाग 1 में कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। कुछ टॉपिक्स हमारे बचे थे, उन्हीं टॉपिक्स को हम भाग 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या था दोस्तों? दोस्तों, हमारा ये रहा टॉपिक। हमें इस टॉपिक में देशी रियासतों के बारे में पढ़ना और उनके एकीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? क्या पढ़ना है? देशी रियासतों के बारे में और उनके एकीकरण के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना दोस्तों? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमें इस टॉपिक में? पहला पॉइंट हमारा क्या है, समझो, ध्यान से समझो। मैं एक एक पॉइंट आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक भी डाउट नहीं होने दूंगा किसी भी टॉपिक में, ना ही किसी एक पॉइंट में भी। एक भी पॉइंट में नहीं डाउट होने दूंगा, एक भी डाउट नहीं होने दूंगा किसी भी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्रता के समय हमारे भारत में 4 प्रकार की राजनीति इकाइयाँ होती थी। 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। कौन कौन सी होती थी हम अभी जानते हैं। पहले एक बार आप सभी को फिर से समझा दूं। देखिए दोस्तों, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमारे भारत में कितने प्रकार की इकाइयाँ होती थी? कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी? 4 प्रकार की। यहाँ तक समझ में आया ना? कौन कौन सी इकाइयाँ होती थी आइए देखते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी, आप सभी को पता है। पहले इकाइयाँ कौन सी थी? 4 प्रकार की होती ना। पहले ब्रिटिश, ब्रिटिश उपनिवेश। ध्यान से समझो दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दूसरा हमारा पुर्तगाली, पुर्तगाली उपनिवेश। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। तीसरा हमारा हो गया फ्रांसीसी, फ्रांसीसी उपनिवेश। चौथा हमारा हो गया देशी रियासतें, देशी रियासतें। बोल तो रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं? एक बार फिर से सुनो। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों, उस समय हमारे भारत में 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। कौन कौन सी? ये हमने बता दिया। पहला हमारा होगा ब्रिटिश उपनिवेश, दूसरा पुर्तगाली उपनिवेश, तीसरा हमारा हो गया हमारा फ्रांसीसी उपनिवेश, चौथा हमारा हो गया देशी रियासतें। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ हो गई। अब इनको देखते हैं, हम इनको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले इनके क्षेत्रों को देख लेते हैं, कितने क्षेत्र होते थे हर एक इकाइया में। ठीक है, इसमें 15 क्षेत्र होते थे और इसमें 2 भाग थे। एक राज्यपाल प्रांत था, राज्यपाल प्रांत। ठीक है दोस्तों, इसमें 11 क्षेत्र होते थे। और ये एक था कमिश्नर प्रांत, इसमें 4 क्षेत्र होते थे। कमिश्नर प्रांत मैं लिख देता हूँ, नहीं आप सभी भूल जाओगे। शांति से वीडियो को देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 11 कौन कौन से क्षेत्र होते थे हमारे राज्यपाल प्रांत में? आइए देखते हैं। थोड़ा धीरे होगा क्योंकि मैं ज़्यादा तेज लिख नहीं पाता हूँ दोस्तों, ना ही मैं, हमारा बोर्ड उतना काम तो नहीं करता है कि मैं ऐसे ऐसे कर दूं सब कुछ हो जाएगा। मैं धीरे धीरे मार्कर से लिखूंगा, बस आप सभी को एक एक नाम देखना है। पहला हमारा था आसम, आसम। दूसरा था हमारा बंगाल। धीरे धीरे होगा दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, एमडी में ले दे रहा हूँ। एक होता था दोस्तों उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ये पाकिस्तान का था दोस्तों। हमारा हो गया आसाम, कितना काउंट कर लेते हैं? आसाम। दूसरा हो गया बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा हमारा हो गया मद्रास, पांचवा हमारा हो गया बॉम्बे, छठवां पंजाब, सातवां बिहार, आठवां यूपी, नौवां एमपी, 10वां उत्तर पश्चिमी। एक होता था दोस्तों 11 सिंध, ये भी हमारा पंजाब का था। ठीक है दोस्तों, ये 11 क्षेत्र आप सभी को समझ में आ गए ना? अब इसमें कितने हैं देखिए। दिल्ली 4 होते हैं, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली, अजमेर, दिल्ली, अजमेर, एक मिनट,
तो दोस्तों एक होता था कुर्ग, ठीक है, ओ सॉरी, ब्रिटिश बलूचिस्तान। देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया ब्रिटिश के कितने क्षेत्र होते थे, 15 क्षेत्र होते थे ब्रिटिश उपनिवेश के, ठीक है दोस्तों। दो भागों में बांटे गए थे, एक राज्यपाल प्रांत था उसमें 11 क्षेत्र होते थे, एक हमारा था वो कमिश्नर प्रांत, उसमें 4 क्षेत्र होते थे। और आइए देखते कौन कौन से क्षेत्र होते थे। पहला था हमारा आसाम, दूसरा बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा हमारा हो गया मद्रास, पांचवा हमारा हो गया बॉम्बे, छठवां पंजाब, सातवां बिहार, आठवां यूपी, 15 नवा नवा मध्य प्रदेश हो गया, 10वां हमारा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गया, 11वां हमारा सिंधी, ठीक है दोस्तों। ये समझ में हो गया। और कमिश्नर के प्रांत के देख लेते हैं। दिल्ली, अजमेर, पहला हमारा हो गया दिल्ली, दूसरा अजमेर हो गया, तीसरा कुर्ग हो गया, चौथा हमारा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आइए हम इनके क्षेत्रों को देखते हैं। इनके कितने क्षेत्र होते थे, 4, इनके 5 होते थे दोस्तों। इनके 542 देशी रियासतें हमारे भारत में होती थी, ठीक है दोस्तों। अभी एक बार मैं फिर से आप सभी को समझाऊंगा, डोंट वेरी, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप सभी को 1% भी डाउट नहीं होने दूंगा दोस्तों किसी भी पॉइंट में। पुर्तगाली के 4 होते थे। अब इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली वेली पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया दमन, तीसरा हमारा हो गया दीव, चौथा हमारा हो गया गोवा। यहां तक समझ में आया। इसके 4 क्षेत्र होते थे, पुर्तगाली उपनिवेश के 4 क्षेत्र होते थे दोस्तों। पहला हमारा हो गया दादर नगर हवेली, दूसरा हमारा हो गया दामन, तीसरा हमारा हो गया दीव, चौथा हो गया हमारा गोवा। यहां तक समझ में आया। अब इनके क्षेत्रों को देख लेते हैं फ्रांसीसी के। देखिए दोस्तों, माहे हो गया पहला, दूसरा हमारा हो गया पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों। पहला माहे, दूसरा हो गया पुडुचेरी, तीसरा हो गया कराईकल, कराईकल, चौथा हो गया हमारा चंद्रनगर, चौथा हो गया हमारा एनम, ठीक है दोस्तों। इसके 5 क्षेत्र होते थे, 5 क्षेत्र आप सभी को पता चल गया। इसका भी फ्रांसीसी उपनिवेश के 5 क्षेत्र होते थे दोस्तों। पहला हमारा हो गया माहे, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा कराईकल, चौथा हमारा हो गया चंद्रनगर, पांचवा एनम। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। 552 देशी रियासतें हमारे भारत में होती थी दोस्तों, ठीक है। उसमें से 549 जो हमारे भारत में शामिल हो गई, और 3 शामिल नहीं हो रही थी, बस उनके साथ कुछ काम किया गया, कुछ कार्यवाही किया गया, वो भी शामिल हो गई बाद में। लेकिन 549 जो है हमारे भारत में शामिल हो गई बिना किसी दबाव के, अपने मन से। और 3 जो बची थी उनको कार्यवाही के साथ उनको भी कर लिया गया, ठीक है, समय के साथ साथ। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। एक बार मैं आप सभी को फिर से रिवाइज करवा दूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे भारत में 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। कौन कौन सी होती थी, आइए देखते हैं। हमने बताया था ना, ये पहला हमारा हो गया ब्रिटिश, दूसरा हमारा हो गया पुर्तगाली, तीसरा हमारा हो गया फ्रांसीसी, चौथा हमारा देशी रियासतें। यही 4 इकाइयाँ होती थी हमारे भारत में, ठीक है। ब्रिटिश के 15 क्षेत्र होते, 11 राजपाल प्रांत होते थे, और जो है हमारा दूसरा पार्ट में जो था कश्मीर प्रांत था, ठीक है दोस्तों। हमारे पुर्तगाली में कितने होते थे, 4 क्षेत्र होते थे, जो कि हमने बताया है। हमारे फ्रांसीसी उपनिवेश में 5 क्षेत्र होते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से। देशी रियासतें कितनी होती थी दोस्तों हमारे भारत में, 552 देशी रियासतें होती थी। 549 बहुत ही आसानी से हमारे भारत में शामिल हो गई, 3 बची थी, उनके साथ कुछ कार्यवाही किया गया, वो भी समय के साथ साथ वो भी शामिल हो गई भारत में। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। और हाँ, एक बात आता है कि 1947 में हमारा भारत पूरी तरीके से आज़ाद हुआ था, तो नहीं दोस्तों, जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये दोनों जो इकाइयां हैं दोस्तों, पहली और दूसरी, ये फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये नहीं हुए थे। और ये हमारा ब्रिटिश और देशी रियासतें 1947 में आज़ाद हो गई थी, यानी कि स्वतंत्र हो गए थे। इनके क्षेत्र और इनके क्षेत्र, ठीक है, आज़ाद हो गए थे। और इसमें 3 बच रहे थे, उसको बाद में कर दिया गया। कौन कौन से बच रहे थे दोस्तों, हैदराबाद पहला हमारा कौन कौन सा बच रहा था 3 रियासतों में। दूसरा हमारा हो गया जूनागढ़,
तीसरा हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी लिखो, कश्मीर, ठीक है। ये तीन तीन रियासतें बच रही थी, ठीक है दोस्तों। इनको भी समय के साथ साथ इनको भी भारत में शामिल कर लिया गया, बट जो है जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, 549 बहुत ही आसानी से शामिल हो गई, और तीन बहुत वो नहीं शामिल होना चाह रही थी, वो कार्यवाही के साथ वो भी समय के साथ साथ वो भी भारत में शामिल हो गई, बट उतने टाइम नहीं हुई थी। यानी कि देखिए दोस्तों, 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश, ध्यान से समझना थोड़ा, ब्रिटिश वाला, और ये हमारा हो गया रियासतें, देशी रियासतें, समझ रहे हो दोस्तों। ये वाला क्षेत्र, इनके जितने क्षेत्र थे और इनके जितने रियासतें थे, ये दोनों 1947 में आज़ाद हो गए थे, ठीक है दोस्तों। और हमारे ब्रिटिश वाले क्षेत्र में इनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे और कुछ हिंदुस्तान, मतलब कुछ भारत के थे, कुछ पाकिस्तान के, इन दोनों का बंटवारा हो गया। यानी कि जो पाकिस्तानी, ब्रिटिश ने क्या बोला दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था, ये वाले क्षेत्र में जितने क्षेत्र आ रहे थे, ब्रिटिश क्षेत्र में, ब्रिटिश उपनिवेश में जितने क्षेत्र आ रहे थे दोस्तों, ब्रिटिश वालों ने कहा कि पाकिस्तान अपना खुद स्वतंत्र रह सकते हैं, या फिर अपने पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर भारत में रह सकते हैं। तीन ऑप्शन उनको दिए। क्यों दिए? क्योंकि लड़ाई हो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो हमारा सीधा सीधा कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जो हमारा ब्रिटिश उपनिवेश वाला क्षेत्र है, उनमें पाकिस्तान भी कुछ, पाकिस्तान के लोग भी कुछ थे, कुछ भारत के थे, ठीक है दोस्तों। उनको तीन ऑप्शन दिया गया, अंग्रेजों ने तीन ऑप्शन दिया कि आप खुद में स्वतंत्र रह सकते हो, और आप भारत में भी रह सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान जाना चाहे तो पाकिस्तान भी जा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? यही कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश वाला क्षेत्र जो आज़ाद हो चुका था, उसमें कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ भारत के थे। उनको तीन विकल्प दिया गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, या फिर खुद स्वतंत्र बने रहना चाहते हो। उन सभी को बताया गया। और ये भी जो है 500 देशी रियासतें शामिल हो गई दोस्तों भारत में। 552 थी हमारे भारत में, 549 शामिल हो गई, और तीन जो बची थी, तीन ही बच रही ना, 549 जब हमारा शामिल हो गए तो तीन रियासतें बच रही हैं, तो वो भी समय के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई हुई, तो वो भी शामिल हो गई। इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, देशी रियासतों वाला। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? तो आप सभी लिख लो। ये देखिए, जैसे मैंने आप सभी को चार्ट बनाया ना, ये ऐसा ही एकदम लिख लेना। और आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से, डिजाइनिंग में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा लिखने को। आप सभी नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं कह रहा हूँ ना, एक भी डाउट नहीं होने दूंगा दोस्तों, एक भी डाउट नहीं होने दूंगा। यहाँ तक मैंने समझाया, बस मेरी वॉइस का अलग फ़र्क है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ दोस्तों। कहीं कहीं पर मेरी वॉइस मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते समय हर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को भी होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो भी अच्छी बात है। तो हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? मैं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों, उस समय हमारे भारत में 4 प्रकार की राजनीतिक आइडिया होती थी, हमने बता दिया, और उनके क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। और 1947 में यह भी बताया दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेश वाला क्षेत्र जो था, उसमें कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ भारत के थे। उन लोगों को जो है 3 ऑप्शन दिए ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने 3 ऑप्शन दिया कि आप भारत में भी शामिल हो सकते हो, आप भारत में भी शामिल हो सकते हो, आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो, आप यहाँ पे स्वतंत्र भी रह सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इतना बता दिया गया, ठीक है दोस्तों। और क्या मैं आप सभी को समझाऊँ? समझा तो दिया 1947 में। अब फिर नहीं बोलना चाहूँगा, बार बार वही बोलता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। आप सभी को एक ही चीज़ को बार बार समझाने का मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। मैं क्या बताऊँ ना, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। बस आप सभी मेरे पे भरोसा तो रखो, मुझे भी पता है। देशी रियासतें, कितनी देशी रियासतें होती हैं हमारे दोस्तों? हमारे भारत में कितने प्रकार की देशी रियासतें होती हैं? कितनी देशी रियासतें हमारे भारत में हैं?
कितने? 552। 552 देशी रियासतें हमारे भारत में हैं। और कितना शामिल हो गई हमारे भारत में? 549 शामिल। और 3 नहीं हुई थी दोस्तों, ये 1947 में शामिल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, डाउट में नहीं रहना है। और जो बच रहे थे दोस्तों, कौन कौन से थे? पहला था हमारा हैदराबाद, तीसरा क्यों लिखा हूँ मैंने? 3 बच रहे थे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। 3 देशी रियासतें नहीं शामिल हुई थी। कौन कौन सी? पहला क्या था? हैदराबाद, हैदराबाद। दूसरा था हमारा जूनागढ़। तीसरा था हमारा कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब इनको समझ लेते हैं, इनको किन किन कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया। मैंने बोला था ना कि 549 शामिल हो गए, जो 3 बच रही हैं उनको समय के साथ साथ उनको भी शामिल कर लिया गया भारत में। तो कैसे शामिल किया गया उसको देखते हैं। हैदराबाद जो है दोस्तों, ये पुलिस कार्यवाही द्वारा इनको भी शामिल कर लिया गया। कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही द्वारा इनको भी शामिल कर लिया गया, कार्यवाही। और ये जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह इनके साथ हुआ, जनमत संग्रह द्वारा इनको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा कश्मीर विलय पत्र जानते हो आप सभी? विलय पत्र के साइन द्वारा, हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा कश्मीर था वो विलय पत्र के साइन द्वारा इनको भी शामिल कर लिया गया भारत में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ दोस्तों। ठीक है, भारत में कुल मिला के कितने देशी रियासतें होती थी? 552। कितनी शामिल हो गई? 549। कितनी शामिल हुई? 549 शामिल हो गई हमारे भारत में। 3 जो बच रही थी दोस्तों, वो समय के साथ साथ वो भी शामिल हो गई, बट उनको कुछ टाइम लगा, उन पर कुछ कार्यवाही करना पड़ा। तो क्या क्या कार्यवाही करनी पड़ी और कौन कौन से क्षेत्र थे? पहला हैदराबाद था, दूसरा हमारा जूनागढ़ था, तीसरा हमारा कश्मीर था। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल कर लिया गया भारत में, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया, कश्मीर को विलय पत्र के साइन के द्वारा शामिल कर लिया गया भारत में। तो 552 पूरे के पूरे शामिल हो गई हमारे भारत में। ठीक है दोस्तों, शामिल हो गई भारत में, ठीक है दोस्तों। हाँ, ब्रिटिश उपनिवेश वाला थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं अच्छे तरीके से, एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। कितने क्षेत्र होते थे दोस्तों? 15। 11 राज्यपाल प्रांत के होते थे, आरपी के। ठीक है, 4 होते थे कमिश्नर प्रांत के, केपी। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इन सभी के क्षेत्रों को हमने बता दिया था, इन सभी के क्षेत्रों को बता दिया। इन सभी के जो क्षेत्र थे दोस्तों, उनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, कुछ भारत के भी थे। तो उन सभी को बांट दिया गया कि, और अंग्रेजों ने क्या कहा दोस्तों ना, देखो 15, देखिए ब्रिटिश उपनिवेश है, 15 क्षेत्र होते हैं दोस्तों। 2 पार्टों में बांटा गया था। राज्यपाल प्रांत जो था वो 11 क्षेत्र थे, उसमें कश्मीर प्रांत के 4 क्षेत्र होते थे। इनमें जो क्षेत्र थे उनमें कुछ पाकिस्तान के थे, कुछ भारत के थे। और अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो पाकिस्तानी थे, जो भारत के, तो वो भारत में थे ही, जो पाकिस्तानी थे उनको 3 विकल्प दिया गया कि आप भारत में भी रह सकते हो, आप पाकिस्तान भी जा सकते हो, आप स्वतंत्र भी यहाँ पे रह सकते हो। 3 प्रकार के उनको विकल्प दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। कौन कौन से क्षेत्र आज़ाद हुए थे? 2 नहीं हुए थे, दो इकाइयाँ नहीं हुई थी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली नहीं हुई थी। ये 2 देख रहे हो, हमारा देशी रियासतें और ब्रिटिश उपनिवेश, ये आज़ाद हो गए थे। और इसमें आप सभी को मैंने बताया ना, पाकिस्तान भी थे, कुछ भारत भी थे। ठीक है दोस्तों, एक ही बात को मैं बार बार बोलता हूँ, आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सभी कंफ्यूज नहीं होना।
तो इनमें जो क्षेत्र थे उनमें कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ भारत के थे, और अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिया, आप भारत में रह सकते हो, पाकिस्तानियों के लिए है, हाँ, भारत के लिए नहीं है, भारत वालों के लिए नहीं था, पाकिस्तानियों वालों के लिए था कि आप भारत में भी रह सकते हो, आप स्वतंत्र भी रह सकते हो, मतलब आप अपना देश बनाना चाहे भारत में तो आप अपना रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो, आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो। 3 विकल्प दिया गया, कौन कौन से फिर बता रहा हूँ। भारत में भी शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो, आप यहाँ पे स्वतंत्र भी रह सकते हो, यही 3 विकल्प दिया गया। तो दोस्तों अब आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आप समझो, जो समझाने की कोशिश किया ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ दोस्तों। तो क्यों नहीं समझते हो यार, क्यों नहीं समझते हो, मैंने अच्छे तरीके से समझाया ना, और कितने अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊं, इतना अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। बस आप सभी एक बार अच्छे तरीके से फोकस करना है ना कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और क्या मैं समझा रहा हूँ, वही समझना। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप बार बार पढ़ोगे, बार बार समझने की कोशिश करो, मुझसे समझो या फिर किसी और टीचर से समझो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना दोस्तों, उसे पढ़ते रहना, उसे छोड़ना मत जब तक आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि आपको कुछ करना है तो मैं जो कह रहा हूँ वही मानो। तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी को और कुछ प्रवचन नहीं देना चाहता, ना ही आप सभी को कुछ और समझाना चाहता हूँ। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन। हमें इस टॉपिक में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। बस आप सभी धीरज रखो, धैर्य रखो, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। ऐसा लगेगा ना कि मैं पहली बार नहीं बहुत बार पढ़ चुका हूँ इसको, ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों। बस आप सभी को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है जो मैं समझाऊंगा। एक एक पॉइंट को बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आप सभी धैर्य रखो दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा इस टॉपिक में? दोस्तों हमारा पहला पॉइंट, आप सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। जो कुछ भी कर रहे हो इस टाइम उसको 5 मिनट के लिए बंद कर दो। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप सभी को उसको समझने की कोशिश करना है। जितना टॉपिक हमारा रहेगा ना, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बस आप सभी को ध्यान से समझना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 4 स्तरीय वर्गीकरण के रूप में भारतीय संविधान में पेश किया गया। कितने स्तरीय वर्गीकरण के रूप में? 4 प्रकार के। कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। देखिए, भागों के अनुसार बांटा गया था। भाग ए 4 भाग थे, ठीक है दोस्तों। दूसरा भाग बी, तीसरा था हमारा भाग सी, चौथा था हमारा भाग डी। आपको पता चल गया ना, 4 स्तरीयकरण आपको पता चल गया। भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, 4 स्तरीयकरण के रूप में भारतीय संविधान में पेश किया गया था। इसमें कितने क्षेत्र थे दोस्तों, कितने राज्य थे? 9। इसमें कितने थे? इसमें भी 9 थे, और इसमें जो है 10 थे। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल एक ही था। यहाँ तक समझ में आया? भाग एक में कितने, भाग ए में जो है कितने राज्य थे? 9। भाग बी में 9 राज्य, भाग सी में 10 राज्य, भाग एक में, भाग डी में एक राज्य। सॉरी, वो तो गलती होता ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्रों के थे? आइए उनको जानते, कौन कौन से क्षेत्रों के थे राज्य। ठीक है, एक था राज्यपाल प्रांत का, ये वाला ए वाला जो था राज्यपाल प्रांत का था। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल प्रांत का था। ये वाला जो है देशी रियासतें था, देशी रियासतों में से कुछ था, कुछ क्षेत्र थे, उन्हीं को 9 राज्य में किया गया। ठीक है दोस्तों, रियासतें समझ रहे हो ना? एक बार अभी फिर से आप सभी को समझाता हूँ। रियासतें, ठीक है। ये जो थे इसमें कमिश्नर प्रांत थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और कुछ देशी रियासतें भी थी, कुछ देशी रियासतें भी थी। क्या? कुछ देशी रियासतें भी थी। इसमें केवल 1 है दोस्तों, तो आपको क्या समझना चाहिए? केवल 1, इसमें था अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ISLAND, आइलैंड। ठीक है दोस्तों,
आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझाना चाहता हूँ। आप समझो या ना समझो ये आपकी गारंटी है, बट आप समझो, क्योंकि आपका ही फायदा होगा दोस्तों, आपका ही लाभ होने वाला है। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार आप सभी को फिर से समझाना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 4 स्तरीय वर्गीकरण के रूप में भारतीय संविधान में पेश किया गया, वो यही है। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में जो है राज्यपाल प्रांत है, राज्यपाल प्रांत के क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कितने क्षेत्र हैं? यानी कि 9 राज्य। ठीक है, समझने की कोशिश करो। राज्यपाल के प्रांत के 9, 11 थे, हमने पढ़ा था उसमें, क्या बोलते, देशी रियासतें में हमने पढ़ा था 11 थे, लेकिन उनको जोड़ जाड़ के दोस्तों 9 कर दिया गया। कितना? 9 कर दिया गया। उन्हीं के क्षेत्रों को, यानी कि उनके क्षेत्रों को 9 कर दिया गया, उन्हीं को राज्य बना दिया गया। समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूँ। राज्यपाल के प्रांत 11 प्रांत होते थे, हमने देशी रियासतें में पढ़ा, देशी रियासतें वाले टॉपिक में। उसमें से जोड़ जाड़ के 9 कर दिया गया, उन्हीं को हम 9 स्टेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में ये कंप्लीट हुआ। भाग बी में जो है 9 देशी रियासतें होती हैं। 9 देशी रियासतों को किया गया, 552 होती थी, 9 को यहाँ पे शामिल किया गया, उन्हें स्टेट का नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, राज्य का। ठीक है, भाग सी में 10 होते हैं। कश्मीर प्रांत के 4 थे, हमने देशी रियासतों में पढ़ा था, और कुछ यहाँ पे देशी रियासतें हैं, कुल जोड़ जाड़ के दोस्तों 10 स्टेट हो गए यहाँ पे। ठीक है, भाग डी में आप सभी को एक ही है, केवल अंडमान एंड निकोबार। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? एक बार फिर से, 4 स्तरीय वर्गीकरण के रूप में भारतीय संविधान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, पेश किया गया। ठीक है, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। पहले में राज्यपाल प्रांत के 9 स्टेट हैं, दूसरा देशीकरण के 9 स्टेट हैं। भाग सी में कश्मीर प्लस कुछ देशी रियासतों 10 स्टेट हैं, और यहाँ के केवल 1 ही है। डी में जो है केवल 1 ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ तक समझ में आ गया? ये दोस्तों, ये जो काम किया गया ना, ये आप सभी को मैंने बताया ना इतना सब कुछ, ये जो काम किया गया था ये टेम्परेली, यानी कि कुछ मतलब काम चलाऊं बनाया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने टेम्परेरी बनाया था। साहेब, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे टेम्परेरी ही बनाया था, यानी कि काम चलाऊं बनाया था। कितने राज्य हो गए आप अभी जान लीजिए। बहुत लोग कहते हैं ना 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इतने राज्य थे, नहीं इतने होते, वो होते हैं, ये होते हैं। आप सबको आज क्लियर हो जाएगा कितने राज्य होते हैं हमारे भारतीय संविधान के लागू होते समय। कितने राज्य थे हमारे संविधान में? 29 स्टेट थे। कितने? 29 स्टेट। क्लियर हो गया? अगर आपसे अब कोई कहता है कि भारतीय संविधान के लागू होते समय संविधान में इतने क्षेत्र थे, आप सभी को डाउट में नहीं होना। 29 होते हैं, 29 होते हैं, उससे कम ना ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये जो काम किया गया, ये काम चलाऊ किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान के निर्माता के द्वारा इनको काम चलाऊ बनाया गया। इसको बाद में जो है परमानेंट कर दिया गया। उसको हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन सभी भागों को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो है उस टाइम पे मतलब वो दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए इनको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं? ये टेम्परेरी थे, अभी हम परमानेंट वाले को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दूं दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेज करता हूं मेरा डस्टर। पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया ना? 4 स्तरीय वर्गीकरण के रूप में पेश किया गया। किनको बताओ दोस्तों, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में परमानेंट की बात होगी। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को परमानेंट कैसे शामिल किया गया, यही जानना है ना? आप सभी को हर एक राज्य को बताऊंगा, लेकिन पहले आप सभी को एक राज्य को जानना है। देखिए, कुछ लोग थे, यानी कि आंध्र प्रदेश के लोग जो थे ना दोस्तों, वो मांग कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का नाम होना चाहिए। ये मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार मना कर दी। देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनना। एक थी एसके धर कमेटी, ठीक है दोस्तों, आयोग। यहाँ पर वो लोग गए, आंध्र प्रदेश के लोग गए, तो इन्हें जो है भाषा के आधार पर मना कर दिया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मना कर दिया गया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों,
बनेगा तो प्रशासन के अनुसार, प्रशासन के अनुसार, ठीक है। और फिर ये लोग यहाँ भी नहीं माने, फिर क्या किए, पहला हो गया। दूसरा, एक थी जेवीपी का आयोग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी गए, इन्होंने भी मना कर दिया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। प्रशासन के अनुसार ये भी कह रहे थे कि बन सकता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या हुआ दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के लोग जो थे, आंध्र प्रदेश के, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से, आंध्र प्रदेश के लोग जो थे उन्होंने क्या, हड़ताल, भूख हड़ताल जानते हो ना, सुनो, जो खाना पीना नहीं खाते वो लोग रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए कि यानी कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, भाषा के आधार पर हमारे राज्य का नाम चाहिए तो चाहिए, ये उन लोग की ये जिद हो गई थी। तो वहाँ के एक जो थे बड़े पदों पर, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू, पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है दोस्तों, पोट्टी श्रीरामल्लू, क्या था नाम, श्रीराम, ठीक है दोस्तों। ये जो थे, ये जो मतलब बहुत लोग थे दोस्तों कि भूख हड़ताल किए थे, लेकिन ये जो थे वो वहाँ के मेन थे, ठीक है दोस्तों, ये वहाँ के मेन थे, ठीक है। ये 56 दिन तक भूखे रहे, भूख हड़ताल पे रहे, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु, ये मर गए, ठीक है दोस्तों। तो फिर वहाँ के जो लोग थे आंध्र प्रदेश के, वो लोग के अंदर एक आग पैदा हुई कि जब मेरा पिता, यानी कि पिता ही समझो या फिर जो बड़ा था वहाँ का भगवान वो लोग मानते थे उनको, ठीक है, जब हमारा भगवान ही खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि क्रांति करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो जो है बसों को, घरों को ऐसा तोड़ फोड़ करने लगे, फूकने लगे, इधर उधर सब कुछ आग उग फैलाने लगे। तो ऐसा देखते हुए हमारी सरकार, ऐसा देखते हुए हमारी सरकार क्या करेगी, दबाव में आकर दोस्तों सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही बना। लेकिन जब आंध्र प्रदेश बना दोस्तों, तो और जो सारे राज्य थे, एक हो गया, 28 बच रहे हैं, उनको भी करना चाहिए, तो वो लोग भी वैसा ही करेंगे जैसा पहला राज्य किया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया ना। तो करेंगे तो अब उसको भी हम देखेंगे, हर एक राज्यों का गठन, हर एक राज्य कैसे बने उनको भी जानेंगे। बस आप सभी को यहाँ तक समझना है। दबाव में आकर दोस्तों आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। फिर उसके बाद जो है कुछ जो 28 राज्य बच रहे हैं उनको भी बनाना पड़ा, उसको देखेंगे बाद में, बट यहाँ तक समझो, ठीक है दोस्तों। इनके मृत्यु के कारण सरकार दबाव में आकर इनको जो है पहला राज्य बना दिया गया, ठीक है। कब, 1963 में, ठीक है, अक्टूबर। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझा दूंगा। 1963 में दोस्तों, 19 अक्टूबर 1963 में सबसे पहला राज्य कौन बनाया गया भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश को। क्यों बनाया गया, क्योंकि वहाँ की जो पोट्टी श्रीराम अल्लू थे, वो भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई 56 दिन में, ठीक है। तो सरकार दबाव में आकर, और वो लोग रिवोल्यूशन भी कर रहे थे, तो उसी के दबाव में आकर सरकार जो है इनका पहला राज्य भाषा के आधार पर बना दिया। ऐसा करने के वजह, मतलब ऐसा कर दिए, फिर इनको उससे बड़ा भी क्या करना पड़ा, मतलब एक हो गया तो बाकी सारे भी कह रहे थे दोस्तों। मान लीजिए, अगर मान लीजिए देखिए, कोई एक काम किसी के लिए होता है तो वो कहते हैं हमको भी ऐसा होना है, तो बहुत लोग कहते हैं। अब जैसे ये समझो दोस्तों कि आंध्र प्रदेश को बना दिया गया भाषा के आधार पर पहला राज्य, उसके बाद 28 राज्य और बचे, तो उनको भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, तो वो लोग भी ऐसे करेंगे ना जैसे आंध्र प्रदेश किया। तो यही कहना चाह रहा था दोस्तों, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना, मैं कंफ्यूज करता हूँ, लेकिन आप सभी को मेरी बातों को ध्यान में रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना सही बोलता हूँ, लेकिन आपको समझने में एर फेर हो सकता है। तो आप सभी समझ गए ना, इतना समझ गए, फिर मैं क्या करूं, एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश था वो एसके धर्ग आयोग में गया भाषा के आधार पर अपनी मांग करने की, हमारा जो राज्य है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं मानी एसके धर्ग कमेटी, एसके धर्ग आयोग ने नहीं माना, कही कि प्रशासन के ही आधार पर आपके राज्य का गठन होगा, आपके राज्य का काम होगा।
तो वहाँ भी नहीं मानी हमारी आंध्र प्रदेश, तो आई दूसरी कमेटी में जेपीबी आयोग। ठीक है दोस्तों, भाषा के आधार पर इसने भी मना कर दिया कि आपका जो राज्य है वो भाषा के आधार पर नहीं बन सकता, इसने भी स्वीकार मतलब वो नहीं माना। ठीक है, और ये भी वही कह रही थी दोस्तों जो ये कमेटी ने कहा कि प्रशासन के अनुसार आपका बन सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, तब उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। रेवोल्यूशन का मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति करना स्टार्ट किया। तो भूख हड़ताल के कारण श्री राम क्या बोलते हैं, पोटी श्री राम अल्लू की मृत्यु हो गई 56 दिनों में। और कुछ जो थे वहाँ के, ओ सॉरी यार, आंध्र प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। सरकार उसी के दबाव में आकर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। और जो 28 बच रहे हैं वो भी ऐसा काम करने लगे, तो उनको भी ऐसा करना पड़ा। तो उनको हम देखेंगे। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो बताओ। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाकी राज्य जब ऐसा करने लगे, इरेज कर दूं दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी राज्य जब ऐसा करने लगे ना दोस्तों, सरकार तो पागल हो गई कि अब क्या होगा। एक को करके मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, एक को जो है भाषा के आधार पर बना के बहुत ही गलती कर दी। तो फिर उन्होंने, सरकार ने कहा कि अब ऐसा तो ठीक नहीं होगा, हम अब जो है हम सभी को क्या करना पड़ेगा कि इनको भी कर देना चाहिए, इनको भी भाषा के नाम पर दे देना चाहिए राज्य। ठीक है, भाषा के नाम पर इनका भी होना चाहिए राज्यों का गठन। तो तीसरा पॉइंट हम समझते हैं वही कि जो है बाकी राज्यों के साथ कैसा गठन हुआ उन लोगों का। तो देखिए दोस्तों, सरकार जो है उनका काम कर दी। ठीक है दोस्तों, एक कमेटी बनी राज्य पुनर्गठन। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ए डोंट वेरी रखो यार, डोंट वेरी। आयोग, आयोग का नाम है दोस्तों, कमेटी का नाम है मार्कर। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयोग है जो सरकार ने 28 राज्यों के गठन के लिए बनाई। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जानना जरूरी है इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता। अध्यक्ष, हाँ ओके, अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ जो आपकी 4 स्तरीय वर्गीकरण हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है समाप्त कर दो। तो जो 4 स्तरीयकरण जो मैंने बताया ना टेम्परेरी बनाया गया था, उसको ख़त्म कर दी। ठीक है दोस्तों, इसको ख़त्म कर दिया गया। 4 स्तरीयकरण जो था, स्तरीय वर्गीकरण जो था, उसको ख़त्म कर दिया। किसने? राहत फैसल अली ने ख़त्म कर दिया। कौन सी कमेटी ने? राज्य पुनर्गठन आयोग कमेटी ने, आयोग ने ख़त्म कर दिया इनके 4 स्थायी वर्गीकरण को। फिर जो स्टेट बने, जो राज्य बने दोस्तों, वो कितने बने? देखो, 4 राज्य बने, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से बने ये भी जानेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ। बस आपसे को मैंने बोला है ना, जितना पढ़ाऊँ उतना समझने की कोशिश करो। गारंटी देता हूँ 100% समझ में आएगा। वीडियो भले ही लॉन्ग होगी, लेकिन मेरे से पढ़ने का इंटरेस्ट जो मिलेगा ना दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं एक ही बात को ना बार 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 बोलता हूँ। तो आपको सुनते सुनते बोर भले हो जाते होंगे, लेकिन जो मैं पढ़ाने की सोचता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, तो आप समझ जाते बहुत अच्छे तरीके से। एक बार फिर से इसको, फिर से दोस्तों, ठीक है। सरकार जो है 28 राज्यों के लिए एक आयोग का गठन किया। ठीक है दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग कहो, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कहो, बात सेम ही है। तो ये आयोग लागू किया भाषा के आधार पर राज्यों के नाम को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली।
उन्होंने जो है, जो उनके 4 स्थायी वर्गीकरण थे उनको समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया। और कुल तोड़ फोड़ करके कितने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश बचे? वो 14 राज्य बचे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? अब हम देख लेते हैं कौन कौन से बने, कौन कौन से नहीं बने। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? यार मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसको इरेज करता हूँ, मैं आप सभी को समझाता हूँ जो मुझे समझाना है। अब कौन कौन से राज्य बने, 14 राज्यों के नाम और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। दोस्तों, आपके टाइम के बचत के लिए हमने इसे पहले लिख लिया। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य बने। इन सभी को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, इन सभी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? स्टार्ट करें। पहला हमारा हो गया आसाम, दूसरा बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां तमिलनाडु, सातवां केरला, आठवां कर्नाटक, नौवां बॉम्बे, 10वां राजस्थान, 11वां मध्य प्रदेश, आप सबको दिख रहा है ना, 12वां उत्तर प्रदेश, 13वां जो है पंजाब, 14 हमारा हो गया लास्ट, यानी कि 14 हमारा लास्ट कश्मीर। यहाँ तक आप सभी को समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी देख लेते ना, एक ही देखना है क्या? इसको भी देख लो। तो दिल्ली पहला हमारा हो गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन सा? दिल्ली। दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड। तीसरा हमारा हो गया लक्षद्वीप। चौथा हिमाचल प्रदेश। पांचवा मणिपुर। तीसरा छठवां हमारा त्रिपुरा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? कब बने? 1 नवंबर 1956 में। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, आप सभी को मैंने बता दिया। ये भी बता दिया, ये राज्य भी बता दिया, केंद्र शासित भी बता दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। और बच रहे हैं ना 14 ये हो गए, 14 15 बच रहे हैं। 14 राज्य और 15 राज्य बच रहे हैं ना। 14 15 28 29 स्टेट थे ना। ठीक है दोस्तों, आप 28 मानो या फिर 29 मानो। ठीक है दोस्तों, तो 14 15 स्टेट बच रहे हैं, उनको जो है आगे हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि कब कौन सा राज्य बना। जो 28 पूरे, देखिए पहले सीधी सी मेरी बात सुनो, इसको मैं मिटा देता हूँ। पूरा 28 स्टेट होता है या फिर 29 स्टेट होता है, आप सभी को मान लेना है। ठीक है, 14 हमने आपको बता दिया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको कितना जानना है? 14 में से अगर आपको 28 में से 14 माइनस कर दो तो 14 बचे। 29 में से 14 माइनस कर दो तो 15 बचे। 14 15 स्टेटों को मैं मतलब आगे नहीं, पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा। टेलीग्राम, ये डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के पीडीएफ का लिंक। आप सभी को वहाँ पे जाना है, आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा। 14 राज्य जो बचे हैं उनके कब कब क्षेत्र, कब कब वो राज्य बने वो भी मिलेगा। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने, कब बने, वो भी मिलेगा। आपसे कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक मैंने समझा दिया। दोस्तों, हमारा चैप्टर खत्म होता है। मन तो कर रहा है दोस्तों एक बार फिर से समझाऊं, लेकिन एक ही चीज़ को मैं बार बार क्यों समझाऊं? आपके पास थोड़ा भी समझ नहीं है कि समझ सकते हो? क्यों बढ़ाऊं? इतना नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी को लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात कन्फर्म है। और जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं, तब भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम जो चीज़ समझ रहे हैं उसको समझते 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 सदियों बीत जाएगा, सालों सदी या कुछ भी बीत जाए, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आपका कभी भी मन ना करे पढ़ने लिखने का दोस्तों, तो एक बार जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में देख लेना। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। उन्होंने क्या किया दोस्तों ना, कि उनको स्कूल में भी नहीं, कमरे में नहीं बैठना दिया जाता था, कमरे में नहीं बैठने दिया जाता। तो बताओ, उन्होंने खिड़की से सुन के बाहर बैठ के, उनके पास कॉपी तक नहीं होती थी, वो अपने ज़मीन पर अपना स्टडी करते थे। हम लोग के पास आज सब कुछ है दोस्तों, फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए ना। मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं हम सभी के लिए, दिन रात एक करते हैं, खेत में कैसे भी करके, खेत में करके कैसे भी करके, मजदूरी करके पैसा देते हैं ना पढ़ने के लिए। तो पढ़ो यार, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं क्यों आपको एडवाइस दूँ? आपको यही लग रहा होगा मैं क्यों एडवाइस दूँ, क्योंकि मुझे आज की जनरेशन पता है कैसे चल रही है, कैसे बिहेव करती है बड़ों से। तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे बनो, पढ़े लिखे की पहचान दो दोस्तों। आपका ये एटीट्यूड कहीं नहीं काम आने वाला। आपका पढ़ाई
पढ़े जो पढ़े लिखे हो वही काम आने वाला है। दूसरों को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और दूसरों को सम्मान देना चाहिए, आपको सम्मान मिले या ना मिले। ठीक है दोस्तों, मम्मी पापा पढ़ा लिखा रहे हैं, सम्मान बनाओ, सम्मान करो, सम्मान बनेगा। ठीक है दोस्तों, उनका भी सीना जो है चौड़ा होगा, आपको सम्मान करते हुए किसी को देखेंगे जब आपके मम्मी पापा, तो आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, जब इतना स्ट्रगल हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको जो है क्या बोलते हैं, साथ में बैठकर खाना नहीं खाने दिया जाता, तो हम सभी को सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, सब कुछ कर सकते हैं, सब चीज़ की आज़ादी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे, करेंगे जब तक नहीं हो जाएंगे, जब तक उस लायक नहीं हो जाएंगे। हमको पता है डॉक्टर बाबा साहेब के जैसा नहीं बन पाएंगे हम सभी लोग, लेकिन उनका 1% तो बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी कहता रहा हूँ, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे दोस्तों। करने वाले की, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी नहीं होती है, लेकिन मेहनत अच्छे से करनी चाहिए। तो करते रहो। हम अगली वीडियो यानी कि अगला चैप्टर आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट, अरे एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। जो इसमें जो कमियां मिली आपको, वो अगले में नहीं मिलने वाली, अगले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, मैंने भी कहीं कहीं गलत बोला होगा, मुझे इतना पता नहीं है दोस्तों, लेकिन पहली बार कितना कर सकता हूँ दोस्तों, हमारी पहली स्टार्टिंग, मैंने प्रैक्टिस तो किया। प्रैक्टिस करने वालों की और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी को नमस्ते करता हूँ दोस्तों। आप सभी अगला वीडियो जरूर देखना, अगले चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा दोस्तों, एक भी डाउट नहीं होगा किसी भी पॉइंट में। तो चलें, बाय बाय। तो आप सभी पढ़ते रहो। जय संविधान। संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ेंगे, संविधान यूनिक। तो बाय बाय।